नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेकी ट्यूजडेज हिंदी के एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट एस रवि कुमार। टेकी ट्यूजडेज हिंदी एक साप्ताहिक शो है जहां मैं आपके टेक और करियर रिलेटेड सवालों का जवाब हिंदी में देता हूं। तो यदि आपको मेरे ये जवाब पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके अपने सभी दोस्तों, सहपाठियों, सहकर्मियों सबके साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल है दिव्या का। वो पूछती हैं, एज ए फ्रेशर इज इट गुड फॉर माई करियर इफ आई ज्वाइन ए स्टार्टअप कंपनी एज ए फुल स्टैक डेवलपर। यानी कि अगर वो एज ए फुल स्टैक डेवलपर किसी स्टार्टअप में ज्वाइन करती हैं, फ्रेशर फुल स्टैक डेवलपर स्टार्टअप में ज्वाइन करती हैं, तो क्या उनके करियर के लिए सही होगा या गलत होगा? दिव्या, इस बात का सही जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल है बिना ये जाने कि आप जिस स्टार्टअप को ज्वाइन कर रही हैं वो स्टार्टअप किस इंडस्ट्री से है या उसका फ्यूचर स्कोप क्या है, उसका विज़न क्या है। इन सारे डिटेल्स को जाने बगैर इस सवाल का जवाब देना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। इसकी बजाय मैं आपको एक कंपैरिजन पॉइंट देता हूं कि एज ए फ्रेशर जब आप किसी स्टार्टअप को या किसी एस्टैब्लिश कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो उन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं और उसके बेसिस पर आप खुद से ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन इन कंपैरिजन पॉइंट्स को बताने से पहले या देने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आप ये क्लियरली समझ लीजिए कि मेरे ख्याल से स्टार्टअप की डेफिनेशन क्या है। मैं स्टार्टअप उस कंपनी को मानता हूं जो कि कोई प्रोडक्ट बना रही है और जिसने कि अभी नया शुरू किया है, जिसको स्टार्ट हुए मुश्किल से 1 या 2 साल हुए हैं, उसकी वैल्यूएशन $1 मिलियन से कम है और वो अभी शुरू हुई है और किसी प्रोडक्ट डेवलप कर रही है, किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप कर रही है। मैं एक छोटी कंपनी को जो कि अभी 2 साल पहले ही स्टार्ट हुई है लेकिन वो डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए सर्विसेज ढूंढ करके काम कर रही है, मैं उसको स्टार्टअप नहीं मानता। मेरे ख्याल से वो जस्ट एक छोटी सर्विस कंपनी है, वो एक स्टार्टअप नहीं है। स्टार्टअप मेरी नॉलेज में वही कंपनी होती है जो कि किसी प्रोडक्ट पे काम कर रही होती है और उसकी ऑफ कोर्स इनकम कम होता है लेकिन वो एक प्रोडक्ट बना रहे होते हैं और उनके पास एक विजन होता है कि हाँ भाई, इस प्रोडक्ट से हम ऐसे पैसे कमाएंगे। तो सबसे पहला डिफरेंस ये है कि यदि आप एज ए फ्रेशर किसी एस्टैब्लिश कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आपको प्रोजेक्ट में इंक्लूड करने से पहले आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। वो ट्रेनिंग 1 महीने की भी हो सकती है और 6 महीने की भी हो सकती है, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। लेकिन आपको एटलीस्ट 1 महीने से लेकर के 6 महीने तक की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी उन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर जिन टेक्नोलॉजीज़ में वो काम करते हैं और उसके बाद आपको प्रोजेक्ट के साथ इंक्लूड किया जाएगा। जबकि यही आप एक स्टार्टअप में ज्वाइन करते हैं तो स्टार्टअप में आपके ट्रेनिंग का टाइम मुश्किल से मुश्किल 1 हफ्ता होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता या 1 महीना। 1 महीने से ज़्यादा नहीं होगा, 1 महीना मैक्सिमम बता रहा हूँ। मिनिमम आपको 2 दिन या 1 हफ्ता बोल रहा हूँ। या कई बार आपसे कोडिंग टेस्ट करवाते ही बोल देंगे कि हाँ भाई, अगर आपको सेलेक्ट कर लिया तो बोल देंगे कि हाँ भाई इन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ करके आ जाना, और उसके बाद आपको जो है सीधे 2-4 दिन में या हफ्ते भर में या 1 महीने के अंदर अंदर आपको प्रोजेक्ट में लगा देंगे। स्टार्टअप में ज्वाइन करना थोड़ा सा रिस्की होता है क्योंकि स्टार्टअप की कोई गारंटी नहीं होती कि कितने दिन चलेगा। कई बार ये भी हो सकता है कि स्टार्टअप जो है वो चले ना, प्रोडक्ट लोगों को पसंद ना आए और उस बेसिस पे स्टार्टअप बंद हो जाए, कंपनी बंद हो जाए। तो आपको अगर उस कंपनी का एक्सपीरियंस लेटर मिल भी जाता है तो वो एक्सपीरियंस लेटर किसी खास काम का नहीं होता क्योंकि वो कंपनी बंद हो चुकी है। सो उस एक्सपीरियंस लेटर को वेरीफाई करने वाला कोई नहीं है। और आज की डेट में इंडिया में इतने सारे स्टार्टअप्स हैं कि लोग इस चीज़ को एज ए नेगेटिव भी ले लेते हैं। अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आपके पास मान लीजिए कि आपने एज ए फ्रेशर स्टार्टअप में ज्वाइन किया और 2 साल के अंदर या 1 साल के अंदर वो स्टार्टअप बंद हो गई, तो 2 साल के एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं माना जाता। तो अगर आप 2 साल के एक्सपीरियंस का अपना एक्सपीरियंस लेटर लेकर के और अपने रिज्यूम में लिख के जाते हैं कि हाँ मैं 2 साल का डेवलपर हूँ, फुल स्टैक डेवलपर हूँ, मुझे ये टेक्नोलॉजीज आती है, तो आपका इंटरव्यू जो है वो बहुत ही रिगरसली लिया जाएगा क्योंकि लोगों को ये लगेगा कि कहीं आपने नकली एक्सपीरियंस लेटर तो नहीं बनाया। बिकॉज इंडिया में नकली एक्सपीरियंस लेटर बनाने का भी बहुत ज़्यादा चलन है।
स्टार्टअप्स में आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिल सकता है अगर आप एज ए फुल स्टैक डेवलपर ज्वाइन करते हैं, क्योंकि स्टार्टअप जो है वो आपका काइंड ऑफ एक तरह से कहें कि ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट हम जिसे कहेंगे कि आप एकदम फ्रेश डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उसमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नई नई की जाएंगी और आपके सीनियर्स भी उसको ट्राई आउट कर रहे होंगे, क्लाइंट्स फीचर्स बताएंगे, क्योंकि वहाँ पर डेडलाइंस होती हैं, जल्दी से जल्दी आपको MVP रिलीज़ करना होता है। MVP के फीडबैक के बेसिस पर आप आगे की डेवलपमेंट, आगे के फीचर्स के ऊपर काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप करते हैं तो आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, नई लर्निंग होती है आपके लिए। जबकि अगर आप एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रोसेसेस डिफाइंड होते हैं। एस्टैब्लिश चाहे आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ज्वाइन करें चाहे आप सर्विस बेस्ड कंपनी ज्वाइन करें, दोनों जगहों पर प्रोसेसेस प्री डिफाइंड होते हैं और आपको अपने प्रोसेस के हिसाब से जो काम मिलता है उसी काम को करना होता है। इसी पॉइंट का, इसी कंपैरिजन का नेगेटिव एस्पेक्ट अगर हम देखें तो स्टार्टअप्स के अंदर आपसे कुछ भी करवाया जा सकता है फुल स्टैक डेवलपर रोल बता करके, क्योंकि फुल स्टैक डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइंड नहीं होती मोस्ट ऑफ द केसेस में। और स्टार्टअप में भी आपको क्या किया जाएगा कि आपको सारा काम जो है एज ए बोला जाएगा कि आप फुल स्टैक डेवलपर हो तो आपको सब कुछ करना है। आपको डेटाबेस मैनेज भी करना है, डेटाबेस के जो इंटरेक्शन है वो भी करना है, आपको फ्रंट एंड का कोड भी लिखना है, बैक एंड का कोड भी लिखना है, डेटाबेस मैनेज भी करना है, आपको डेवऑप्स भी करना है, CI/CD भी करना है। सब कुछ आप ही से करवाया जाएगा। ऑफ कोर्स ये लर्निंग तो है, लेकिन आप एक तरह से पिस भी जाएंगे, बिकॉज इसमें एक तरह से ये कहा जाएगा कि क्योंकि स्टार्टअप्स है तो ये बोला जाएगा हसल कल्चर की तरह कि हाँ भाई खूब काम करो 10-10 12-12 घंटे आपसे काम करवाया जाएगा, तो वो आप देख लीजिए। जबकि एक एस्टैब्लिश कंपनी जो है वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो डिफाइंड होती हैं। स्टार्टअप्स में मोस्ट ऑफ द केसेस में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत फ्लूइड होती हैं, वो डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती हैं। जबकि एस्टैब्लिश कंपनी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइंड होती हैं, जैसा मैंने बताया है अपने एक वीडियो में भी कि फुल स्टैक डेवलपर वहां पर मोस्ट ऑफ द केसेस में सिर्फ डेवलपमेंट का काम करता है। डेटाबेस मैनेजमेंट जो है वो DBAs करते हैं। फुल स्टैक डेवलपर का काम सिर्फ इतना होता है कि वो डेटाबेस से डेटा लाए और डेटाबेस में डेटा सेव करे या मैनेज करे, या डेटाबेस से रिलेटेड कुछ SPs वगैरह लिखने हो वो सारा करे। डेटाबेस के सर्वर बनाना, सर्वर्स को मैनेज करना, ये सारा काम जो है वो फुल स्टैक डेवलपर का नहीं होता, वो प्रॉपर एक DBA होता है। एस्टैब्लिश कंपनी जो होती है वहां पर DBA ये सारा काम करता है, या डेवऑप्स की जो टीम होती है वो डिप्लॉयमेंट का सारा काम करती है। जबकि यहाँ पर स्टार्टअप्स में जो होता है, मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स में क्योंकि उनके पास बजट कंस्ट्रेंट्स होते हैं और उनके पास मनी कंस्ट्रेंट्स होते हैं, तो वो ऑफ कोर्स फुल स्टैक डेवलपर के रोल को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर देते हैं कि आप डेवऑप्स भी आप ही करोगे, डेटाबेस मैनेज भी आप ही करोगे, डेवलपमेंट भी आप ही करोगे, टेस्टिंग भी आप ही करोगे। कई जगहों पर तो टेस्टिंग करते भी नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टार्टअप्स जो है बहुत फास्ट करने के चक्कर में वो बहुत ज़्यादा टेस्टिंग नहीं करते। टेस्टिंग उनकी जो होती है वो मैनुअल टेस्टिंग या इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। दे डोंट गो फॉर योर यूनिट टेस्टिंग एंड ऑल दोज थिंग्स। वो सारी चीज़ें जो है वो आपकी एस्टैब्लिश कंपनीज में ही होती हैं, जहाँ पर कि प्रोसेसेस फॉलो की जाती हैं। जहाँ पर प्रोसेस स्टार्टअप्स में मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रोसेसेस उतना नहीं फॉलो किया जाता, तो इस वजह से वहाँ पर जो है आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ्लूइड और फ्लेक्सिबल होती हैं। इस वजह से आपके ऊपर वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। मॉनिटरी टर्म्स में अगर हम बोलें तो कई बार कई स्टार्टअप्स जो हैं वो डेवलपर्स को, अपने इनिशियल डेवलपर्स को, जो स्टार्टिंग फेज में, जो फर्स्ट फेज में या MVP के फेज में जो इनिशियल डेवलपर्स आते हैं, उन डेवलपर्स को कई बार सैलरी के साथ साथ वो स्टेक्स भी ऑफर करते हैं। तो अगर आपको स्टेक्स भी ऑफर करती है स्टार्टअप कंपनी, तो उस केस में आपके लिए ऑफकोर्स फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो पैसे बचाने के लिए कम सैलरी देते हैं लेकिन साथ में स्टेक्स भी ऑफर करते हैं। तो वो एक तरह से एक रिस्क होगा ऑफकोर्स, क्योंकि आप एक स्टॉक्स या स्टेक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एक तरीके से। लेकिन अगर वो स्टार्टअप सक्सेसफुल हो गया तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, लेकिन अगर वो स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं हुआ तो वो आपका रिस्क होगा कि आपके वो पैसे एक तरह से डूब जाएंगे, क्योंकि आपको ऑफ कोर्स वो स्टेक्स जो है वो आप लिक्विडिफाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसका एक चीज़ ये भी है कि आप ये भी देखें, क्योंकि आप फ्रेशर हैं तो आपके ऊपर उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होंगी, इस वजह से आप ये रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अगर आपके पास फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो आप ये रिस्क लेना आपके लिए सही नहीं होगा। उस केस में आपके लिए एस्टैब्लिश कंपनी ही ज्वाइन करना सही होगा, क्योंकि वहाँ पर आपको प्रॉपर सैलरी दी जाएगी, फुल फ्लेज। भले ही जितनी भी सैलरी, कम सैलरी दी जाए, लेकिन आपको सैलरी दी जाएगी। अगर उतनी ही सैलरी आपको स्टार्टअप में भी दी जा रही है प्लस स्टेक्स भी ऑफर किए जा रहे हैं तो ऑफकोर्स अच्छी बात है।
एज ए फ्रेशर जब आप किसी स्टार्टअप को ज्वाइन करते हैं तो स्टार्टअप में आपसे कोई बॉन्ड वॉन्ड नहीं साइन करवाया जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको सीधे काम पे लगाया जाता है, या जैसा मैंने शुरू में बताया कि आपको 1 या 2 हफ्ते की ट्रेनिंग या 1 या 2 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है और आपको सीधे काम पे लगाया जाता है। जबकि कई बार एस्टैब्लिश्ड कंपनीज जो हैं वो आपसे 1 या 2 साल का बॉन्ड साइन करवाती हैं एज ए फ्रेशर, बिकॉज फ्रेशर के तौर पर वो प्रॉपर ट्रेनिंग देती हैं आपको और आपसे वो आपके ऊपर पैसे इन्वेस्ट करती हैं। इसलिए अपने उस पैसे को सिक्योर करने के लिए, जब तक वो आपसे उतना कमा ना ले, इसलिए वो आपको क्या करते हैं कि आपसे बॉन्ड साइन करवाते हैं या आपसे कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में जब आप एज ए फ्रेशर किसी स्टार्टअप को ज्वाइन करते हैं तो आपको पता होता है कि आपको किस टेक्नोलॉजी में काम करना होता है, क्योंकि स्टार्टअप जो है एक फोकस प्रोडक्ट कंपनी, मैं जैसे बोल रहा हूँ मेरा स्टार्टअप का डेफिनेशन यही है कि एक छोटी कंपनी जो कि कोई प्रोडक्ट बना रही है, किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना रही है। तो अगर आप एक स्टार्टअप को ज्वाइन करते हैं तो आपको पता है कि हाँ आपको इस टेक्नोलॉजी, ये प्रोडक्ट जो है स्टार्टअप का वो इस टेक्नोलॉजी में है तो इस टेक्नोलॉजी में आपको काम करना होगा। लेकिन अगर आप जब एक एस्टैब्लिश कंपनी ज्वाइन करते हैं तो वहां पर ट्रेनिंग के बाद आपको किस जॉब रोल में या किस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में डाला जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। स्पेशली सर्विसेज कंपनी में तो इस बात की बिल्कुल भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको किस टेक्नोलॉजी में और किस जॉब रोल में या किस पर्टिकुलर मोस्टली किस टेक्नोलॉजी या किस फ्रेमवर्क में आपसे काम करवाया जाएगा। कई बार सर्विस कंपनीज जो हैं आपको ट्रेनिंग जो है वो जावा .NET दोनों का ट्रेनिंग दे देती हैं और फिर उसके बाद आपको टेस्टिंग, मैनुअल टेस्टिंग के लिए लगा देती हैं, आपको ऑटोमेशन टेस्टिंग में लगा देती हैं। तो इस तरह से आपको किस तरह का क्या रोल मिलेगा वो इस बात की कोई गारंटी नहीं है आपके पास एक एस्टैब्लिश कंपनी में। जबकि एक स्टार्टअप में आपके पास इस बात की गारंटी है कि हाँ भाई आपको इसी टेक्नोलॉजी पे काम करना है, जो भी काम करना है। चाहे आप चूंकि आप फुल स्टैक डेवलपर बोल रहे हैं तो फुल स्टैक डेवलपर का रोल जैसा मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा फ्लूइड होता है, तो आप कुछ भी वहाँ पर आपको काम दिया जा सकता है। तो ये थे मेरे कुछ कंपैरिजन पॉइंट्स जब आप एज ए फ्रेशर किसी स्टार्टअप को या किसी एस्टैब्लिश्ड कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो आपसे क्या क्या करवाया जा सकता है और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके बेसिस पर। अब इस बेसिस पर आप अपना डिसीजन आराम से ले सकते हैं कि एज ए फ्रेशर आपको एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए या आपको एक स्टार्टअप ज्वाइन करना चाहिए। अगला सवाल नेमतुल्ला नादरी का है। वो पूछते हैं, Do you think it is possible to become a professional in coding with YouTube and Udemy by yourself? यानी कि क्या आप YouTube या Udemy से सीख करके खुद से एक प्रोफेशनल कोडर या डेवलपर बन सकते हैं? नेमतुल्ला, Udemy से तो शायद फिर भी आप बन सकते हैं, लेकिन YouTube से तो आप बिल्कुल नहीं बन सकते। देखिए, बिना किसी प्रोजेक्ट पे काम किए हुए, प्रैक्टिकली बिना प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए हुए आप एक प्रोफेशनल नहीं बनते। तो अगर आप Udemy से कोई कोर्स करते हैं तो Udemy पे जितने भी कोर्सेज होते हैं, मोस्ट ऑफ द कोर्सेज जो होते हैं वो प्रॉपर वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं। और अगर आप वहाँ से कोई कोर्स करते हैं, आपको कई बार कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी देते हैं, प्लस उसमें एक्सरसाइजेज भी होते हैं। तो आप जब Udemy से कोई कोर्स करते हो किसी भी टेक्नोलॉजी या लैंग्वेज का, तो आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में वो टेक्नोलॉजी या लैंग्वेज सीखते हो। और मोस्ट ऑफ द केसेस में इन कोर्सेज में आपसे एक कैपस्टोन प्रोजेक्ट या एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बनवाया जाता है, जिससे कि आप उस प्रोजेक्ट को शोकेस भी कर सकते हो कि हाँ भाई ये प्रोजेक्ट मैंने सीखा है। और उसके बेसिस पर उसी के साथ मिलता जुलता भी आप कोई प्रोजेक्ट साइड बाय साइड बना सकते हो वाइल आप जब Udemy से वो कोर्स कर रहे हो तब। और उससे क्या होगा कि आप ये बता सकते हो कि हाँ भाई मैंने Udemy से कोर्स में ये प्रोजेक्ट बनाना सीखा, लेकिन इसके जैसा ही मैंने एक ये दूसरा प्रोजेक्ट भी बनाया है जो कि ये मेरा अपना बनाया हुआ है। उससे आप अपनी जो लर्निंग है उसको और ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिकली एक्सप्लेन भी कर सकते हो और खुद से सीख भी, प्रैक्टिकली देख भी सकते हो कि आपने क्या क्या सीखा है। ये चीज़ें आपको YouTube के किसी भी कोर्स या किसी भी रोड मैप में नहीं मिलेगा। YouTube मोस्ट ऑफ द केसेस में जो टेक्नोलॉजी, जो लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग वाले जो YouTube चैनल्स हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो क्या करते हैं कि वो टॉपिक्स एक्सप्लेन करते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर छोटे मोटे सीरीज बना करके छोटे मोटे एप्लीकेशंस बनाते हैं। कोई भी आपको फुल फ्लेज एंड टू एंड जो है किसी भी एक लैंग्वेज या फ्रेमवर्क की ट्रेनिंग नहीं देता, बिकॉज यूट्यूब इज़ नॉट ए प्लेटफॉर्म फॉर दैट। यूट्यूब जो है वो आपका ब्रांडिंग प्लेटफॉर्म है। लोग वहाँ पर अपना पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए या अपनी एक्सपर्टाइज को एक्सप्रेस करने के लिए आते हैं, साथ साथ ऑफ कोर्स ताकि आपको कुछ सीख भी मिल जाए, इसलिए सिखाने भी आते हैं। लेकिन प्राइमरी गोल वहाँ पर होता है कि
आपको जो लोग जो यूट्यूबर होते हैं वो अपना ब्रांड बनाते हैं या अपना एक्सपर्टाइज शोकेस करने के लिए आते हैं। जैसे मैं हूं, मैं डॉटनेट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बातें करता हूं, करियर गाइडेंस देता हूं, लेकिन मैंने कोई भी कोर्स नहीं बनाया हुआ और फुल फ्लेश कोर्स शायद ही मैं यूट्यूब पे कोई डालूंगा, बिकॉज यूट्यूब पे कोर्स डालने का कोई बेनिफिट नहीं है किसी भी यूट्यूबर को, मुझे भी बेनिफिट नहीं है। ऑफ कोर्स अगर मैं कोई कोर्स बनाता हूं तो मैं उसको उडीमी, प्लूरलसाइट या किसी ऐसे जगह पर डालूंगा जहां से कि मुझे उस चीज़ के पैसे मिले। इसके साथ ही ज़्यादातर यूट्यूब पर जो आपको सीरीज़ या ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो सीरीज़ या ट्यूटोरियल्स जो होते हैं वो एक्सपीरियंस लोगों के लिए होते हैं, किसी टेक्नोलॉजी के जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए होते हैं। बिगिनर फ्रेंडली बहुत ज़्यादा सीरीज़ या ट्यूटोरियल्स आपको नहीं मिलेंगे। इसके अलावा एक चीज़ ये भी है कि उडीमी में आपके पास कम्युनिटी का फीचर होता है कि आप जो ट्रेनर है उससे आप डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं और उसका जवाब आपको ट्रेनर जो है कुछ दिनों के अंदर ट्रेनर दे देगा, नहीं तो आप उसका फीडबैक ख़राब दे सकते हैं ऑफ कोर्स, जिसके बेसिस पर ऑफ कोर्स उडीमी उसके कोर्स को की लिस्टिंग या रेटिंग देता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उडीमी में है बिकॉज वो एक प्रॉपर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जबकि यूट्यूब पे ये सारी चीज़ें नहीं है। यूट्यूब पे अगर किसी ने एक सीरीज़ डाली, उस सीरीज़ पे अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप वो सवाल डाल दोगे तो वो उस यूट्यूबर की मंशा है कि वो उसका जवाब दे चाहे ना दे, वो इसका उस यूट्यूबर के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता। लेकिन जो उडीमी पे जो कोर्स क्रिएटर होता है उसके ऊपर ये प्रेशर होता है कि अगर उसने जवाब नहीं दिया तो आप उसके जो इसके कोर्स है उसकी रेटिंग कम कर सकते हैं और आपको ऑफ कोर्स पैसे जो वहाँ पर शायद मनी बैक गारंटी भी है उडीमी में, 30 डेज़ कुछ मनी बैक गारंटी भी होता है कि आप अगर उस कोर्स से आप नहीं सीखे तो आपको 30 दिन में पैसे वापस मिल जाएंगे। इस वजह से भी आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह होता है तो एटलीस्ट इनिशियल 30 डेज़ में तो आपको प्रॉपर सपोर्ट मिलता है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से यदि आप में सच में सीखने का जज्बा है तो आप ऑफ कोर्स उडीमी से सीख करके आप कोडर बन सकते हैं, लेकिन आप यूट्यूब से सीख करके कोडर नहीं बन सकते। हालांकि मैं ये कहूँगा कि जॉब अगर आप लेना चाहते हैं तो जॉब के लिए उडीमी या यूट्यूब नहीं, आपको प्रॉपर कहीं से कोई डिग्री कोर्स करना पड़ेगा इन कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग से रिलेटेड या प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई आपको डिग्री करना पड़ेगा, बिकॉज इंडिया में डिग्री की वैल्यू ज़्यादा है कंपेयर टू ये उडीमी के कोर्सेज या यूट्यूब के कोर्सेज के। अगला सवाल अभिषेक मोरवाल का है। वो पूछते हैं, हाउ डज ए विंडोज एप्लीकेशन डिफर फ्रॉम ए कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन? यानी कि एक विंडोज एप्लीकेशन और एक कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन में क्या फ़र्क है? अभिषेक, टेक्निकली विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन हम ज़्यादातर उन एप्लीकेशंस को कहते हैं जो एप्लीकेशन सिर्फ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हैं। हालांकि कुछ लोग GUI बेस्ड यानी कि जिन एप्लीकेशंस के ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होते हैं उन एप्लीकेशन को भी विंडोज़ एप्लीकेशन बोलते हैं, लेकिन टेक्निकल टर्म्स की अगर हम बात करें तो टेक्निकल टर्म्स में टेक्निकली विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन उन एप्लीकेशंस को कहा जाता है जो सिर्फ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हैं, और कंसोल एप्लीकेशन भी आपके विंडोज़ बेस्ड हो सकते हैं। सो इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, 2-3 डिफरेंसेस मैं आपको, जो मेजर डिफरेंसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके। सबसे पहला मेजर डिफरेंस जो विंडोज़ एप्लीकेशन और कंसोल एप्लीकेशन में है वो ये है कि विंडोज़ एप्लीकेशन जो है वो GUI बेस्ड होती है, यानी कि उनका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, कंप्लीट आपका UI होता है जहाँ पर कि आप इंटरेक्ट कर सकते हो, डेटा डाल सकते हो, डेटा का रिपोर्ट देख सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। और यूजुअली जो विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं उनको यूज़ किया जाता है टू क्रिएट फुल फ्लेज डेस्कटॉप एप्लीकेशन। सो आप एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो आप अपने डेस्कटॉप पर इंस्टॉल करके चला सकते हो उसको बनाने के लिए आप विंडोज़ एप्लीकेशंस बनाते हो, जबकि जो कंसोल एप्लीकेशंस होते हैं उनका यूज़ किया जाता है टूल्स या सर्विसेज लिखने के लिए, सर्विसेज बनाने के लिए। ये टूल्स और सर्विसेज जो होती हैं वो मोस्टली जो है वो डेवलपर्स ही यूज़ करते हैं या ऐसे लोग यूज़ करते हैं जो टेक्निकल होते हैं, जबकि विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन अगर आप फुल फ्लेज डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो बनाते हैं वो जनरल पब्लिक किसी के लिए बना सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि उसका पर्पस क्या है। जैसे अगर हम एक्सेल की बात करें तो एक्सेल आपका जो है वो एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, विंडोज़ बेस्ड डेस्कटॉप एप्लीकेशन हम जिसे कहेंगे। हालांकि अब तो मैक का भी एक्सेल आ चुका है, लेकिन
प्राइमरली जो है MS एक्सेल जो है विंडोज़ बेस्ड डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, जिसमें कि GUI है, आप पूरा प्रॉपर एक्सेल स्प्रेडशीट वगैरह बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सो विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन होते हैं या विंडोज़ एप्लीकेशन जिन्हें हम कहते हैं, वो बेसिकली GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड होते हैं, जबकि कंसोल एप्लीकेशन जो होते हैं वो कमांड लाइन से चलते हैं और उनका यूज़ जो होता है वो सिर्फ सर्विसेज या कमांड लाइन टूल्स बनाने के लिए किया जाता है। अगर हम .NET फ्रेमवर्क की बात करें तो विंडोज़ एप्लीकेशंस बनाने के लिए .NET फ्रेमवर्क में हमारे पास 3 सब फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं, WinForms, WPF, UWP। इन तीनों सब फॉर्म्स को यूज़ करके हम विंडोज़ एप्लीकेशंस बना सकते हैं। अब एक नया फ्रेमवर्क भी आ चुका है, दैट इज़ मावी, जो कि अभी प्रीव्यू में है। तो मावी यूज़ करके भी हम जो है वो विंडोज़ डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं। वहीं अगर हम कंसोल एप्लीकेशन की बात करें तो कंसोल एप्लीकेशन के लिए हमें सिर्फ C# और .NET फ्रेमवर्क आना चाहिए, चाहे वो .NET कोर हो, चाहे वो .NET 6 हो, चाहे वो .NET फ्रेमवर्क विंडोज़ वाला हो। इन तीनों में से किसी भी .NET फ्रेमवर्क को यूज़ करके हम और C# यूज़ करके हम कंसोल एप्लीकेशंस बना सकते हैं। तीसरा डिफरेंस ये है कि विंडोज़ एप्लीकेशंस जो होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही चलते हैं, जैसा मैंने शुरू में बताया कि स्पेशली जब आप ये WPF, WinForms से UWP टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके जो आप विंडोज़ एप्लीकेशंस बनाते हैं वो सिर्फ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हैं, जबकि कंसोल एप्लीकेशंस जो होते हैं, अगर आपने कंसोल एप्लीकेशंस .NET कोर या .NET 6 या .NET 5 को यूज़ करके बनाया है तो वो आपके कंसोल एप्लीकेशंस जो हैं वो क्रॉस प्लेटफॉर्म भी चल जाते हैं। सो ये 2-3 मेन डिफरेंसेस हैं विंडोज़ एप्लीकेशन और कंसोल एप्लीकेशंस के बीच में। अगला सवाल प्रकाश का है, वो पूछते हैं व्हाट काइंड ऑफ एडवाइस डू यू वांट टू गिव ए फ्रीलांसर हु कंप्लीटली रिलाई ऑन वेब डेवलपमेंट, कोडिंग एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। यानी कि एक फ्रीलांसर जो कि वेब डेवलपमेंट, कोडिंग और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन जैसे कामों पर ही पूरी तरह से डिपेंडेंट है, उसको आप क्या क्या सलाह या किस तरह का सलाह देना चाहेंगे? प्रकाश, मेरे लिए एक नहीं 3-4 सलाह हैं जो कि मैं ना सिर्फ फ्रीलांसर को बल्कि मैं एक IT प्रोफेशनल्स को भी ये सलाह देता हूँ। ये जो सलाह मैं आपको बताने जा रहा हूँ 4-5 सलाह, वो मैं फ्रीलांसर्स, IT प्रोफेशनल्स सबको मैं ये सलाह देना चाहूँगा, स्पेशली जो कि अपने इनिशियल करियर में है या जो कि मिड करियर में है, उन सबको मैं ये 4-5 सलाह देना चाहूँगा ताकि वो अपने करियर में ग्रो कर सके, साथ ही साथ अपना फ्यूचर भी सिक्योर कर सके। सबसे पहला सलाह तो ये होगा कि आप अपनी पर्सनल ब्रांड बनाएं, अपना पर्सनल ब्रांड बनाएं, अपनी पर्सनल आइडेंटिटी बनाएं इन द फॉर्म ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट, कंट्रीब्यूटिंग टू ओपन सोर्स कम्युनिटी, या किसी भी तरह का कोड लिख करके या कहीं प्रेजेंटेशन दे करके आप अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाएं, आप अपनी एक पहचान बनाएं अपनी कंपनी से अलग। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो ऑफ कोर्स आपके लिए और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप इसी तरीके से आपको और नए नए काम मिल सकते हैं। दूसरी सलाह मेरी ये होगी कि आप एक कम्युनिटी का पार्ट बने या अपनी कम्युनिटी बनाएं जो कि आपके टेक्नोलॉजी, आपके फ्रेमवर्क्स जिन पे भी आप काम करते हैं उनसे रिलेटेड जो लोग हैं उन सब के साथ जुड़िए, उन कम्युनिटी का पार्ट बनिए, अपना नेटवर्क बढ़ाइए। बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि नेटवर्क इज़ नेटवर्थ। सो नेटवर्क बढ़ाएंगे तो ऑफ कोर्स आपको और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जॉब के चांसेस खुलेंगे। सो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप किसी कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए, कम्युनिटी का पार्ट बनिए और अपने नेटवर्क को ग्रो करिए। तीसरा सलाह मेरा ये रहेगा कि आप एक साइड प्रोजेक्ट ज़रूर बनाइए, और वो साइड प्रोजेक्ट ये सोच करके मत बनाइए कि इस प्रोजेक्ट से मुझे सिर्फ पैसे ही कमाने हैं। वो साइड प्रोजेक्ट ये सोच करके बनाइए कि इस प्रोजेक्ट से मुझे एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम को लेकर के आप एक साइड प्रोजेक्ट बनाइए कि यार ये प्रॉब्लम मेरी है, इसको मुझे सॉल्व करना है, और उस साइड प्रोजेक्ट में अपनी सारी लर्निंग को यूज़ कीजिए। क्या पता इन फ्यूचर वो साइड प्रोजेक्ट ही आपका साइड इनकम का सोर्स बन जाए। चौथा सलाह मेरा आपको ये रहेगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कीजिए। आपके पास अगर कुछ सरप्लस बनते हैं तो आप अपना जो इनकम है उसको 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। आप पहले तो 50% या 40%, इसके लिए आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से मिलिए। फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको अच्छे से सलाह दे पाएंगे। उनका कहना कईयों का ये होता है कि आप 50 या 60% अपने डे टू डे खर्चों के लिए रखिए, 10% आप इस तरह के फ़ंड के लिए रखिए, 10% आप इस तरह के फ़ंड के लिए। सो आप अपना एक गोल बनाइए कि हाँ मुझे
इस एज तक या इस उम्र तक या इतने साल में मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है ताकि मैं रिस्क ले सकूं और कुछ नया कर सकूं। पांचवा पॉइंट जो कि फ्रीलांसर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा लागू होगा वो ये होगा कि रादर देन सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करने के, जैसा कि प्रकाश आपने बोला कि आप एक फ्रीलांसर हैं और आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आप कोडिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं और वेब डेवलपमेंट करते हैं। सो आप सिर्फ इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करने के बजाय आप कुछ अपने प्रोडक्टाइज्ड सर्विस बंडल्स बनाइए। जैसे कि आप अपने पास कुछ टेम्पलेट्स रखिए, बने बनाए टेम्पलेट्स के, हाँ भाई मैं प्रॉपर्टी वेबसाइट्स आपको बना करके दे सकता हूं, या मैं आपको जो है वो फोटोग्राफिक वेबसाइट्स बना सकता हूं, या मैं आपको जो है वर्डप्रेस बेस्ड साइट्स जल्दी से जल्दी बना करके दे सकता हूं, या मैं आपको किसी CMS बेस्ड साइट, किसी और CMS ऑर्चिड बेस्ड साइट्स जो है वो जल्दी बना करके दे सकता हूं, या किसी पर्टिकुलर डोमेन की वेबसाइट जल्दी बना करके दे सकता हूं। मतलब आप जो है अपनी सर्विसेज को जो है वो प्रोडक्टाइज करिए, ताकि प्रोडक्टाइज सर्विसेज से क्या होगा कि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स्ड होंगी कि हाँ भाई मेरी ये सर्विसेज इतने सर्विसेज जो है वो इतने देर में मैं आपको करके दे दूंगा। तो आप टाइम के साथ अपना जो है टाइम अगेंस्ट मनी का जो कैलकुलेशन है वो ना करके आप बेसिकली सर्विसेज अगेंस्ट मनी का कैलकुलेशन करेंगे, जिसमें कि आप पैसे बढ़ा भी सकते हैं। आवरली रेट का भी एक लिमिट होता है जो कि अप टू ए सर्टेन लेवल आप उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर पाते हो, वो क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता है अनलेस एंड अनटिल कि आप कुछ बहुत ज़्यादा आपका ब्रांड जो है बहुत एस्टेब्लिश ना हो, आपने कुछ ऐसी चीज़ बनाई हो तो, और अगेन वो जो चीज़ बनाई हो वो फिर वो ऑफ कोर्स प्रोडक्टाइज सर्विस में आ जाती है। तो आप अपने सर्विसेज को प्रोडक्टाइज करने की कोशिश कीजिए। तो मैं इस बारे में ये भी कहूँगा कि आप गूगल सर्च कीजिए कि प्रोडक्टाइज सर्विसेज क्या होती हैं, और अगर आप फ्रीलांसर, ऑफ कोर्स एज ए फ्रीलांसर आपको अपने सर्विसेज को प्रोडक्टाइज करने के ऊपर फोकस ज़्यादा करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स बाकी ये जो मैंने पॉइंट्स बताए इन सारे पॉइंट्स के अलावा आपको अपने सर्विसेज को प्रोडक्टाइज करने के ऊपर फोकस करना चाहिए। अगला सवाल जो है वो कुंदन कांत का है। वो पूछते हैं, कैन आई कॉल माई सेल्फ ए गुड डेवलपर इफ आई डोंट हैव पर्सनल प्रोजेक्ट्स? यानी कि क्या मैं अपने आप को अच्छा डेवलपर मान सकता हूं यदि मेरे पास पर्सनल प्रोजेक्ट या साइड प्रोजेक्ट्स नहीं है तो भी? कुंदन, बिल्कुल आप अपने आप को अच्छा डेवलपर मान सकते हैं, चाहे आपके पास साइड प्रोजेक्ट्स या पर्सनल प्रोजेक्ट्स हों या ना हों। देखिए, पर्सनल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सिर्फ ये बताने का तरीका है कि आपने साइड में कुछ काम किया है या साइड में कुछ सीखते जा रहे हैं। बेसिकली मैं तो ये कहूँगा कि पर्सनल प्रोजेक्ट वो चीज़ें शोकेस करने का है जो कि आप जॉब पर नहीं सीखते, क्योंकि एनीवेज जॉब पर जो भी आप सीखते हैं, जॉब पर जो भी आप करते हैं वो आप बाहर नहीं लेके जा सकते, कंपनी से बाहर नहीं लेके जा सकते या कहीं पर भी शोकेस नहीं कर सकते। इसलिए साइड प्रोजेक्ट्स जो है वो उनके लिए है जो ऐसी चीज़ें करते हैं या ऐसी चीज़ें सीखते हैं जो उन्होंने जॉब पर नहीं की हुई है। तो अगर आप अच्छे, सो ये इस बात का पैमाना नहीं है कि आप अच्छे डेवलपर हैं या नहीं हैं, बल्कि ये इस बात का पैमाना है कि आप सीखने वाले डेवलपर हैं, कि आप कॉन्टिन्यूअस सीखते रहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि भैया आपके पास टाइम ही नहीं होता, आपका जॉब ही पूरा टाइम ले लेता है। आजकल कई कंपनीज में ऐसा भी होता है कि हाँ, लोग 9-9 10-10 घंटे काम करते हैं। मतलब पहले भी करते थे, पहले ऑफिस में बैठ के करते थे, अब घर से करते हैं। सो अगर आपके पास टाइम नहीं है साइड प्रोजेक्ट पे काम करने का तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इस बात की पहचान नहीं है कि आप अच्छे डेवलपर हैं या नहीं है। अच्छे डेवलपर का पहचान मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर आपने जो काम किया है उसके बारे में आपको अच्छे से पता है, आपका लिखा हुआ कोड काम करता है, आपका लिखा हुआ कोड उन सारे फंक्शनल टेस्ट केसेस को पास करता है, यूनिट टेस्ट केसेस को पास करता है जिनके लिए वो कोड लिखा गया है, तो आप एक अच्छे डेवलपर हैं। आप अपना कॉन्फिडेंस इस चीज़ से लो मत कीजिए कि हाँ भाई मैंने साइड प्रोजेक्ट नहीं बनाए इसलिए मैं अच्छा डेवलपर नहीं हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। साइड प्रोजेक्ट्स जो है वो सिर्फ ये बताने का तरीका है कि आप सीख रहे हैं साथ में। अगर आपके पास सीखने का टाइम नहीं है, जो भी आपने कंपनी से सीखा है, जो भी आपने अपने जॉब में सीखा है, आप उस चीज़ को शोकेस कर सकते हैं अपने रिज्यूम में, और जब भी इंटरव्यू हो तो आप बता सकते हैं कि भाई मैंने अपनी कंपनी में ये चीज़ सीखी है, मैंने इस तरह के एप्लीकेशन पे काम किया है, ये फ्रेमवर्क सीखा है। आपका नॉलेज जो है वो आपके अच्छे और बुरे होने की पहचान बताता है। साइड प्रोजेक्ट का इससे ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। साइड प्रोजेक्ट इज जस्ट लाइक ए बैज ऑफ ऑनर, बट ऐसा नहीं है कि आपके पास वो बैज नहीं हो तो भी आप काम नहीं करेंगे। फौज में हर एक सिपाही को जो है वो मेडल नहीं मिलता।
एक तरीके से मैं यही कहूँगा कि लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिस सिपाही को या जिस पर्टिकुलर अपना जो भी है कैप्टन है जिसको मेडल नहीं मिला हुआ है वो बंदा अच्छा नहीं है, वो एक अच्छा सिपाही नहीं है, वो एक अच्छा सोल्जर नहीं है, ऐसा तो नहीं है। सेम वे आप साइड प्रोजेक्ट रखें चाहे ना रखें, आप अगर अच्छा कोड लिखते हैं, आपका कोड टेस्ट केसेस को पास करता है, आपको उन फ्रेमवर्क्स के बारे में पता है जिनमें कि आप कोड लिख रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो आप एक अच्छे डेवलपर हैं। तो ये थे इस हफ्ते के आपके टेक और करियर से जुड़े हुए सवालों के जवाब। यदि आप अपने किसी सवाल को अगले हफ्ते के टेकी ट्यूजडेज में देखना चाहते हैं तो आप अपना सवाल किसी भी सोशल मीडिया चैनल पर मुझे टैग करके पोस्ट कर सकते हैं, या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी आप अपना सवाल पोस्ट कर सकते हैं। मेरे सारे सोशल मीडिया चैनल का हैंडल एक ही है, टेकी राठौर। उम्मीद है आपको मेरे ये जवाब पसंद आए होंगे। यदि आपको ये जवाब पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके मेरे इस वीडियो को अपने सहपाठियों, सहकर्मियों, दोस्तों सबके साथ शेयर कीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।